Hello, dear friend. A uniform chain has a mass m and length L. It is placed on frictionless table with length L by 4 hanging over the edge. कुछ ऐसा कह रहा है क्वेश्चन कि एक टेबल है और उसकी एज पर एक चेन इस तरह से रखी हुई है कि उसका 1/4 जो लेंथ है वो नीचे हैंग कर रहा है. द चेन बिगिंस टू स्लाइड डाउन. अब इसने फिसलना शुरू कर दिया. व्हाट इज द वेलोसिटी v विथ विच द एंड स्लाइड अवे फ्रॉम द एज. कहने का मतलब है कि जब इसका ये वाला जो एंड जो उसको ऊपर था वो भी जब नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब पूरी चेन इस तरह से हवा में लटक जाएगी, तब इस चेन की स्पीड कितनी होगी. देखो यार, ऐसे क्वेश्चन जब भी चेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो मास होता है ना वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं रहता, बल्कि ऐसे बिखरा हुआ होता है. अब देखो, कुछ हिस्सा इसका टेबल के ऊपर है और कुछ हिस्सा टेबल के नीचे है. तो जो टेबल के ऊपर हिस्सा रखा हुआ है उसका जो वेट है उसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है. बट ये जो हैंगिंग लेंथ है ना, ये किसी से बैलेंस नहीं हो रही, जिसके कारण इसका जो वेट होता है वो इसको और ज्यादा मजबूर करता है नीचे आने के लिए. क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम स्मूथ सरफेस मान लेते हैं और ये चेन जो है नीचे की तरफ आगे गिर जाएगी. तो जब चेन यहाँ थी तो इसके पास कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब नीचे की तरफ आई तो चेन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो गई क्योंकि इसकी पोजीशन बदल रही है. और पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो ही रही है, साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. तो जब किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात करनी होगी मुझे, क्योंकि पॉइंट तो है नहीं कोई, है ना, पूरी चेन है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो मैं इसका सेंटर ऑफ मास ले लूंगा. सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है. जब नीचे आएगा सेंटर ऑफ मास तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी, वो डिक्रीज होगी, और जो उसमें कमी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में को ग्रो करेगी, उसको इंक्रीज करेगी, है ना. ये कंसेप्ट लेकर हम लोग चल रहे हैं. तो मैं शुरू करता हूँ. इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. तो स्टार्टिंग में मान लीजिए कि ये टेबल ऐसे रखी हुई थी और इस पे जो चेन थी ऐसे ये हैंगिंग थी. चेन का जो 3/4 लेंथ है वो ऊपर की तरफ था और इसकी लेंथ का 1/4 हिस्सा यहाँ था. सेंटर ऑफ मास यहाँ पर बीच में होगा. अब अगर पूरी चेन का जो मास है वो m मानता हूं, तो एक बात बताओ, जो हैंगिंग मास होगा, क्योंकि वो लेंथ L/4 है, तो हैंगिंग मास कितना होगा, m/4 होगा कि नहीं होगा. ऊपर जो 3/4 ऑफ m मास है वो उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसके वेट को नॉर्मल रिएक्शन ने संभाल रखा है. लेकिन भाई इसको संभालने वाला कोई नहीं है, ठीक है. तो इसकी मैं पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखता हूं इस कंडीशन में, यू इनिशियल, तो वो हो जाएगी माइनस mgh. m मतलब इसका मास m/4. मैंने क्या किया किया रेफरेंस लाइन इस पॉइंट को ले लिया. मेरे को कोई ना कोई तो रेफरेंस लेना ही है, तो मैंने ये रेफरेंस लाइन ले ली. तो माइनस में आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे है सेंटर ऑफ मास. m इंटू जी इंटू एच होता है, और h का मतलब होता है कि जो आपकी रेफरेंस लाइन है वहां से मास की डिस्टेंस कितनी है. अब मास तो यहाँ पे क्या ही लूं क्योंकि चेन है, तो उसका सेंटर ऑफ मास लेता हूँ. तो ये अगर L/4 है तो L/4 का आधा हो गया ना, मतलब L/8. तो L/4 का आधा मतलब L/8 है ना, तो L/8 लिख दिया. तो ये आ जाएगा माइनस mgL/32. ये मेरे पास में इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई. अब मैंने क्या किया कि इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और फाइनल तभी आएगी जब ये चेन बिल्कुल जस्ट नीचे गिरने वाली होगी पूरी. इस कंडीशन में इसकी L लेंथ यहाँ पर आ चुकी है, सेंटर ऑफ मास नीचे आ चुका है. कितनी डिस्टेंस पर आ गया, L/2 पर. पूरा मास नीचे हैंग कर रहा है. तो अगर मैं इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं तो वो माइनस में आएगी, क्योंकि मेरी रेफरेंस लाइन ये है. तो माइनस m पूरा का पूरा मास है g और L/2. तो ये हो गया माइनस mg/L/2. दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. तो कुल मिला के जब ये नीचे की तरफ गई तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई. अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम जानता हूं. ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम हमको क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द प्रोसेस. मतलब मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि यार क्वेश्चंस में वर्क एनर्जी थ्योरम का खूब यूज किया करो. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इन सब का जो सम है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी. एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा. कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो जाएगा. तो केवल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बचा. अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, आप लोग जानते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है. होता है कि नहीं होता, बताओ. होता है ना.
वर्क डन बाई कंजर्वेटिव का जो नेगेटिव होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। दोनों तरफ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस प्लस में बन जाएगा, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर यू इनिशियल प्लस का हो जाएगा और ये यू फाइनल माइनस का हो जाएगा। तो आपको वर्क डन बाई कंजर्वेटिव चाहिए तो आप यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर दो। अब यू इनिशियल और यू फाइनल क्या होंगे, ये वाली जो मेहनत है ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। देखो यू इनिशियल था माइनस एम जी एल अपॉन 32, माइनस एम जी एल अपॉन 32, एंड यू फाइनल है माइनस एम जी एल अपॉन 2, माइनस एम जी एल अपॉन 2। तो अब मैं एम जी एल को कॉमन ले सकता हूँ दोनों में, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये 1/2 माइनस 1/32। अब यहाँ पर भी एक काम करो आप, एलसीएम ले लो 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 1 द 15 mgl अपॉन 32। दिस इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव 15 mgl अपॉन 32, तो ये रख दो यहाँ पे 15 mgl अपॉन 32। अपना काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए एकदम, है ना, कहाँ पे कैसे वैल्यूज निकालनी है सिस्टमेटिकली सारी चीजें करके रखो तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। चलो अब कटिंग करते हैं, मास से मास को काट दो, बस ये इसको 16 से काट दो, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 15 gl अपॉन 16, एंड वी आ चुका है √15 6gl अपॉन 16। एंड गाइस जब मैं गया इसके ऑप्शन पे तो मुझे साफ साफ एक ऑप्शन दिखाई दिया, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके जी, उत्तर पर पहुंच चुके हैं भैया, मंजिल मिल चुकी है। आई होप यू हैव एंजॉयड, आपको मजा आया होगा, मुझे भी बहुत मजा आया आपको सिखा के एक एक स्टेप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।